Jai Hind to all. As we covered our topic emission and absorption spectrum in our previous video, in today's video we start from the Bohr's model of hydrogen atom. अब बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में बोहर ने हाइड्रोजन एटम के ऐसे कौन कौन से कंसेप्ट थे जिसे उसने एक्सप्लेन करा. कुछ कंसेप्ट आपने पहले क्लासेस में पढ़ा हुआ है, डेट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्कुलर पाथ, और उन पाथ को क्या बोलते हैं, ऑर्बिट, एंड दे हैव द एनर्जी शेल्स. ठीक, सो वो पोस्टुलेट तो थोड़े बहुत थे. अब हम थोड़ा सा इसको और ज़्यादा यू कैन से डीप में इसे एक्सप्लेन करेंगे. सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पोस्टुलेट. फर्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है कि जब इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के आसपास इस सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं. सो फर्स्ट इज कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन सर्कुलर पाथ, और इन पाथ को उसने क्या कहा, कॉल्ड ऑर्बिट. ठीक. सेकंड उसने क्या कहा कि ये जो पाथ होते हैं इनकी न्यूक्लियस से जो रेडियस हो वो क्या रहता है, फिक्स रहता है, और हर ऑर्बिट की एनर्जी भी क्या होती है, फिक्स होती है. इट मीन्स कि जो इट रिवॉल्व इन फिक्स्ड path having fixed amount of energy. ठीक है, यानी कि इनकी एनर्जी भी क्या रहती है, फिक्स रहती है. अब एनर्जी कैसे फिक्स रहती है, एनर्जी फिक्स होने का मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन को जंप करना है ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है, जैसे कि हमने एमिशन स्पेक्ट्रम में देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट, तो व्हाट हैपन, वो उसी अमाउंट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे जिससे कि वो उस एनर्जी लेवल तक, यानी कि वो एनर्जी लेवल की एनर्जी से क्या करे, मैच करे. जैसे कि इस एनर्जी लेवल की वैल्यू क्या थी, -1312. तो इलेक्ट्रॉन इतने अमाउंट की एनर्जी ही लेकर क्या करेगा, इस लेवल तक अपने आप को जंप कराएगा. अगर एनर्जी नहीं मिलती है, एनर्जी इसके इक्वल नहीं होती है, तो इलेक्ट्रॉन जंप नहीं करेगा. ठीक है, और यही पॉइंट क्या करता है, रदरफोर्ड को कहीं ना कहीं, उसकी जो रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन करा था एटॉमिक मॉडल को, उसने क्या कंसीडर करा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, और रिवॉल्व करके कहीं ना कहीं क्या करते हैं, न्यूक्लियस के साथ कोलैप्स करते हैं. यानी कि उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था. उसके अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पर किसी भी पाथ में, वो यहाँ पे भी हो सकता है, इनके बीच में कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी कहीं भी हो सकता है, यानी कि कहीं भी मिल सकता है. लेकिन बोहर ने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स के जो पाथ हैं वो फिक्स्ड हैं, और हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो भी क्या है, फिक्स्ड है. अगर इलेक्ट्रॉन को उतनी एनर्जी मिलेगी तो वो जंप करेगा, अदरवाइज वो वहाँ पर नहीं होगा. ना ही उससे ज़्यादा होनी चाहिए, ना ही उससे कम होनी चाहिए. ठीक है, अब उसके बाद जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, यानी कि इनको इसने स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स भी कंसीडर किया. इनको इसने क्या बोल दिया, दीज आर द स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स. स्टेशनरी एनर्जी लेवल मीन्स विद द फिक्स्ड एनर्जीज. ठीक है, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स का मतलब है विद फिक्स्ड एनर्जी, यानी कि हर पाथ की एनर्जी क्या होगी, फिक्स्ड होगी. फाइन. उसके बाद व्हाट ही डिफाइन कि एनर्जी क्या है, क्वांटाइज्ड है. इसको हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं कि जो एनर्जी है ऑर्बिट्स की वो क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है. ठीक है, क्वांटाइज का जैसे एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स और शेल्स आर क्वांटाइज्ड. यही चीज़ हमने अभी पहले भी डिस्कस करी है. क्वांटाइज का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड. तो यही बोहर बार बार बता रहा था कि एनर्जी फिक्स होगी. फॉर एग्जांपल, जैसे आप क्लास में नॉर्मली आप एवरेज स्टूडेंट्स भी होंगे, बिलो एवरेज भी होंगे, और अबव एवरेज भी होंगे. ठीक है, अब टीचर ने क्या करा कि एक कैसे ही मेक वन सिनारियो कि जो जिनका परसेंटेज 90 के आसपास है, या 90 से 90 के मतलब कि 90 है. ठीक है, 90 से +1 +2 तक हो सकता है, 90 प्लस माइनस करके, तो 90 से लेके 95 तक उनका परसेंटेज है. तो वो क्या करेगा, वो उनको इन्हीं रोज के अंदर बिठाएगा. ठीक, उसके बाद जिनका उनसे कम है, 80s में है,
वो नेक्स्ट रो में बैठेंगे और 70s वाले नेक्स्ट में, और ऐसे करते करते वो जो बहुत जिनका लो परसेंटेज है वो काफ़ी पीछे चले जाएंगे। ठीक है, इट मीन्स कि अब वो यहाँ पर सिर्फ उन्हें ही बिठा सकता है जिनका परसेंटेज 90 होगा, ना ही 90 से कम हो ना ही 90 से ज़्यादा हो। यानी कि फिक्स कर दिया उसने, एक फिक्स कर दिया इस लेवल को कि जिनका परसेंटेज 90 पे है वही यहाँ आकर बैठेंगे। ठीक है, सो ऐसे ही 90 से मतलब कि ज़्यादा चलेगा, कम नहीं चलेगा। ठीक है, वो मतलब कि ये मत सोचिए कि 90 से कम ज़्यादा का मतलब यही है कि 90 से अबव भी चलेगा लेकिन 90 से कम नहीं होना चाहिए। यानी कि इस ऑर्बिट की एनर्जी उसने क्या कर दी 90%, अगले वाले ऑर्बिट की क्या कर दी उसने 80%। तो अब वो उनमें उन्हीं स्टूडेंट्स को बैठाएगा जिनके 80 या 80+ मार्क्स होंगे। ठीक है, उससे कम वाले को वहाँ पे वो नहीं बिठाएगा। तो इस तरह से बोहर ने भी क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स भी उसी एनर्जी लेवल्स में जाएंगे जिन एनर्जी लेवल्स की कुछ फिक्स्ड अमाउंट की एनर्जी है, और इलेक्ट्रॉन्स उतनी एनर्जी लेकर या तो उस ऑर्बिट में जाएंगे या फिर वो जाएंगे ही नहीं, उनको उसकी इक्वल एनर्जी मिलेगी तभी वो वहाँ पर जंप करेंगे। दैट्स वाई एनर्जी ऑफ द शेल्स आर क्वांटाइज्ड। ठीक, सो फोर्थ वन इज, अब फोर्थ वन भी क्वांटाइज्ड कंडीशन से ही रिलेट करता है, और यही हमें कहीं ना कहीं एनर्जी को से कि एनर्जी का जो अमाउंट है या एनर्जी की वैल्यू है उसको निकालने में हेल्प करता है। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है, थर्ड पॉइंट इज़ कि जो ओनली वही इलेक्ट्रॉन्स या ऑर्बिट्स अपने वहाँ पे इलेक्ट्रॉन को अलो करेंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ NH/2π। मतलब अब इसको यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं, ओनली दोज ऑर्बिट्स allow the electrons to enter कह दो या allow तो कर ही दिया, only those orbits whose angular momentum is integral multiple of NH/2π. Now this is also the relate with the quantized condition. अब एंगुलर मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं L से NH/2π। N क्या है, N इज द इंटीजर, दैट इज 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, सो हम, और N को हम नंबर ऑफ शेल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि ऑर्बिट ओनली दोज ऑर्बिट्स अलाउ द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में जाएंगे जिनकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होगी, फिक्स्ड होगी, और जिनका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। ठीक, जैसे अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू 2 डाल दें तो ये क्या आ जाएगा 2H/2π। ठीक, ये कि 2 2 से कट गया। अगर मैं यहाँ पे n की वैल्यू 3 डाल दूँ 3H/2π, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का इंटीग्रल मल्टीपल अगर ये होगा तो उन्हीं ऑर्बिट्स में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, अदरवाइज देयर इज नो चांस ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन जंप ही नहीं करेंगे। ठीक, सो एंगुलर मोमेंटम से एक चीज़ और, एंगुलर मोमेंटम L की वैल्यू क्या आती है, mvr इज इक्वल्स टू NH/2π। m क्या होता है, दिस इज द मास, v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, r is radius। फाइन, सो ये क्या निकला इसका, एंगुलर मोमेंटम की कंडीशन फॉर द इलेक्ट्रॉन्स टू अलाउ द मूव इन द पर्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, अब यही जो कंडीशन है कहीं ना कहीं यही एनर्जी की वैल्यू या एनर्जी को या हर शेल की एनर्जी को फॉर्म करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। दीज पॉइंट्स आर क्लियर। पहला पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, सर्कुलर पाथ में मूव करेंगे, हर पाथ का जो रेडियस है वो फिक्स्ड है, हर पाथ की एनर्जी भी क्या है, फिक्स्ड है, और इसको उसने स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स इसीलिए कहा। स्टेशनरी एनर्जी लेवल मीन्स वो एनर्जी लेवल्स जिनकी एनर्जी क्या है, फिक्स्ड है। ठीक, अब
आपकी एनसीईआरटी में एक पॉइंट और दे रखा है जो कि हम एमिशन और एब्जॉर्प्शन में पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं, दैट इज द पॉइंट नंबर 2 कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है तब तक अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं, लूज नहीं करते हैं जब तक कि वो अपने एनर्जी शेल्स को चेंज ना करें, आइदर बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी और बाय एमिशन ऑफ एनर्जी, मतलब फ्रॉम द लोअर टू एक्साइटेड स्टेट और फ्रॉम टू एक्साइटेड टू द लोअर ग्राउंड स्टेट, तब तक वो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं, ठीक है। और देन ये नेक्स्ट पॉइंट कि एंगुलर मोमेंटम अगर इस कंडीशन को फॉलो करता है, इस इंटीग्रल मल्टीपल की इक्वल होगा, तो वही उन्हीं ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन अपने आप को परमिट करवा सकते हैं, अलाउ करवा सकते हैं। अगर आपके पास पास होगा तभी आपको कहीं एंट्री मिलेगी, पास नहीं होगा तो आपको कहीं भी एंट्री नहीं मिलेगी, कुछ कंडीशंस होती हैं कहीं कहीं जाने की। सेम लाइक तो इट इज़ द पास फॉर द एंट्री ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन के पास अगर ये कंडीशन होगी तभी वहाँ पर आपको ऑर्बिट के पास ये कंडीशन होगी तभी आपको इलेक्ट्रॉन वहाँ मिलेगा, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन वहाँ पे आपको रिवॉल्व नहीं कर सकता या अपने आप को एंटर नहीं करवा सकता, ठीक है। सो ये हमारे 4 पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट पॉइंट इज एनर्जी ऑफ शेल्स। तो उसने इसके बिहाफ पर जो शेल्स की एनर्जी को डिराइव करा, ही गिव्स द फॉर्मूला एनर्जी ऑफ शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला, क्योंकि ये हर शेल की एनर्जी को डिफाइन करने में या डिराइव करने में हेल्प करता है ये फॉर्मूला। सो इसीलिए चाहे आप इस एनर्जी लेवल की बात कर लें, चाहे आप इसकी कर लें, इसकी कर लें, तो यहाँ पे हमें प्रॉपर डेरिवेशन नहीं करना है। सो देयर इज ओनली द फॉर्मूला En 2 पाई स्क्वेयर E4 m का स्क्वेयर z स्क्वेयर अपॉन n स्क्वेयर h स्क्वेयर, ठीक है। सो ये एनर्जी का फॉर्मूला आया जो इलेक्ट्रॉन के, अब इस फॉर्मूला के लिए बहुत सारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बिहाफ पर है, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस की फील्ड में आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करती है, तो हमें इसके डेरिवेशन पे नहीं जाना है, ठीक। सो यहाँ पे E क्या है, E इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ m इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg किलोग्राम्स में, और अगर ग्राम्स में हो तो डेट इज 28। उसके बाद Z क्या है आपका एटॉमिक नंबर, जो कि हमेशा हम हाइड्रोजन की बात करते हैं एटॉमिक नंबर। देन N क्या है, नंबर ऑफ शेल्स, और H क्या है आपका प्लैंक कांस्टेंट। सो दैट इज, इससे जो वैल्यू निकल के आती है वो आती है En इज इक्वल्स टू -1312 डिवाइडेड बाय Z² अपॉन n²। ठीक है, दिस इज द वैल्यू फॉर एनर्जी, जो कि हम किलो जूल्स पर मोल के लिए डिफाइन करते हैं। अब एनर्जी की और भी बहुत सारी वैल्यूज दे रखी हैं आपके बुक में, जैसे -2.18 इंटू 10⁻⁻18 n² अपॉन h², तो वो आई थिंक उसमें होगी वो डेट इज़ अ जूल पर एटम के, और बाकी मैंने आपको वैल्यूज़ पहले भी एमिशन स्पेक्ट्रम में लिखवा रखी है, सो आई विल नॉट डिस्कस अगेन। सो ये तो जैसे इस एनर्जी यानी कि हमने अगर Z की वैल्यू हमेशा 1 ही होगी, N क्या होगा 1 होगा, तो फर्स्ट एनर्जी लेवल की वैल्यू इतनी आ जाएगी। जब N की वैल्यू हम यहाँ पे सेकंड एनर्जी लेवल यानी कि 2 डालेंगे तो डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। तो इस तरह से हम हर एनर्जी शेल की वैल्यू ऑफ एनर्जी को डिराइव कर सकते हैं। So this is the formula given by Boers for the energy of shell। ठीक, अब इसी तरह उसने नेक्स्ट फॉर्मूला दिया फॉर द रेडियस। नेक्स्ट इज फॉर द रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट radius of orbit
गिवन लिखा था मैंने, इज गिवन बाय फॉर्मूला R इज इक्वल्स टू A0 देन n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर। A0 की वैल्यू होती है 52.9, तो अगर हम इस वैल्यू को यहाँ कर दें तो दैट इज 52.9 n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर, पाई को मीटर्स में, और एंगस्ट्रॉम में R की वैल्यू होगी 0.52, अप्रॉक्सी में हम 3 भी ले लें, डजेंट मैटर, n स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर इन एंगस्ट्रॉम। अब z की वैल्यू, क्योंकि हम हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज की बात करते हैं, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। अब हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज कौन कौन सी हैं, हीलियम, लिथियम, तो ये जो इन स्पीसीज है तो z की वैल्यू ऑलमोस्ट सब में 1 ही रहती है, तो अगर आप यहाँ पे z ना भी लिखें तो भी चलेगा, इट डजेंट मैटर, ठीक। सो now in with the help of this formula we derive the radius of the orbits। अब रेडियस कैसे है, अगर आप देखा जाए तो रेडियस क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल्स, क्योंकि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होगी तो रेडियस भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला ही डिफाइन द रेडियस, देन ही आल्सो फाइंड द स्पेक्ट्रल सीरीज or spectral lines for the hydrogen atom, then he defined the spectral line of hydrogen atom। स्पेक्ट्रल लाइन हम एमिशन स्पेक्ट्रम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सो हम यहाँ पे उसे ज़्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक है। जिन्होंने नहीं देखा है वो स्पेक्ट्रल लाइन्स पर जो एमिशन स्पेक्ट्रम वाला मैंने आपको वीडियो सेंड करा था, यू कैन गो थ्रू दैट, ठीक। और स्पेक्ट्रल लाइन में सिंपल कि हर स्पेक्ट्रल लाइन का जो वेवलेंथ है इट इज़ डिफाइंड बाय द और डिराइव बाय दिस फॉर्मूला, दैट इज़ 1.09677 इंटू, और दिस इज इन पर सेंटीमीटर, 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, दिस इज इन पर सेंटीमीटर। और अगर आपको मीटर्स में करना है दैट इज 109,677 इंटू 10⁻⁻7 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, दैट इज पर मीटर। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हम स्पेक्ट्रल सीरीज़ के अंदर हर स्पेक्ट्रल की लेमन सीरीज़ है, बार्मर सीरीज़ है, टीफर्न ब्रैकेट सीरीज, तो सबकी वेवलेंथ को हम, हर स्पेक्ट्रल लाइन की वेवलेंथ को हम इस फॉर्मूला की हेल्प से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एंड विद दिस द बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज कंप्लीटेड, राइट। अब बोहर मॉडल इट इज़ मोर एक्सेप्टेबल क्योंकि इसने रदरफोर्ड के 2 पॉइंट्स को क्या करा था, प्रूव करा था कि जो रदरफोर्ड के 2 फेलियर्स रहे, एक कि वो स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, दूसरा था कि उसके अकॉर्डिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं भी मिल सकते हैं किसी भी एनर्जी लेवल पे। लेकिन यहाँ पे इसने क्या डिफाइन कर दिया कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स्ड है, उनके पाथ फिक्स्ड हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में क्या है, मूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे इसका फेलियर क्या रहा कि ये सिर्फ हाइड्रोजन के एटम या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज के लिए एक्सप्लेन कर पाया, बाकी एटम्स के लिए ये यू कैन से कि बोहर मॉडल क्या है, उसको ये वैलिड, वी कांट से वैलिड बट उनको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उनकी स्पेक्ट्रल सीरीज़ को, और हाइड्रोजन के अलावा जो जिनके एटॉमिक नंबर ज़्यादा थे उनकी स्पेक्ट्रल सीरीज़ को या स्पेक्ट्रल लाइंस को या एमिशन स्पेक्ट्रम को ये बोहर मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक। नाउ वी टू मूव टूवर्ड द नेक्स्ट जो सक्सेस या कह सकते हैं मूविंग टूवर्ड द क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हमारे पास 2 टॉपिक आए, फर्स्ट इज ड्यूल नेचर ऑफ मैटर और सेकंड है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। अब ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के अंदर क्या आता है, हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम कल की वीडियो में करेंगे, आज हम सिर्फ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस करेंगे। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर को किसने दिया, डी ब्लॉक ने। व्हाट ही सेड, उसने कहा कि जैसे लाइट शोज प्रॉपर्टी ऑफ वेव एज वेल एज पार्टिकल, ठीक है। यानी कि अगर वेव है तो कुछ वेवलेंथ भी रही होगी, पार्टिकल है तो कुछ मास और वेलोसिटी भी रही होगी, दैट इज अ मोमेंटम पी, ठीक है। कुछ मास और वेलोसिटी भी रही होगी।
ये तो लाइट के बारे में था, जो कि हम क्वांटम फिजिक्स के अंदर पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन जब उसने कहा कि अगर लाइट इस तरह का बिहेवियर शो कर रही है तो मैटर के जो पार्टिकल्स हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स, वो भी क्या शो करते हैं, वेव लाइक प्रॉपर्टी एंड पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी। और इसको उसने डिराइव करा विद द हेल्प ऑफ एन इक्वेशन एंड ही प्रूफ कि जो मैटर है वो वेव और पार्टिकल लाइक दोनों का बिहेवियर शो करता है। एंड फॉर दिस he used the you can say already derived equation of two scientists। सबसे पहले तो उसने प्लैंक क्वांटम, जो प्लैंक की इक्वेशन थी, प्लैंक क्वांटम या प्लैंक इक्वेशन हम कह सकते हैं। प्लैंक ने क्या कहा था कि एनर्जी क्या होती है, डेट इज एच न्यू। प्लैंक ने यही कहा था ना कि जो लाइट है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल्स की एनर्जी क्या होती है, इट इज इक्वल्स टू एच न्यू, पार्टिकल के फोटोन्स, क्वांटास। ठीक, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग क्या था, इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट कर ले तो ये c अपॉन लैम्डा हो जाएगा। ठीक है, आइंस्टाइन ने क्या कहा था, आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग एनर्जी क्या थी, mc²। ठीक, अब इस इक्वेशन और हम इस इक्वेशन को अगर कंपेयर करें तो ये क्या होगा, mc² इज इक्वल्स टू hc अपॉन लैम्डा। तो c से ये एक c कट गया, बच गया क्या आपके पास, mc इज इक्वल्स टू h अपॉन लैम्डा एंड लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। अब c क्या है, वेलोसिटी ऑफ स्पीड या स्पीड ऑफ लाइट, तो c को हम v से भी क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, तो h अपॉन mv। m क्या है, मास, v क्या है, वेलोसिटी, किसकी, फोटोन की। और अगर हम इसको लिखें ऐसे h अपॉन p, तो ये क्या है, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल या ऑफ फोटोन ऑफ लाइट। तो अब ये जो एक्सप्लेन कर रहा है, यहाँ से हमें यानी कि जो हमने जो स्टार्टिंग में बात करी कि डी ब्रॉगली ने जो इक्वेशन डिराइव करी, जो वेव लाइक प्रॉपर्टी और पार्टिकल प्रॉपर्टी दोनों को क्या करता है, शो करता है। ठीक, अब कैसे शो करता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। जो इक्वेशन निकल कर आई, डेट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन p या। ठीक, अब ये क्या है, वेवलेंथ, और वेवलेंथ मतलब किसी वेव की प्रॉपर्टी है वेवलेंथ। ठीक, और p क्या है, mv, जो कि पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो इस तरह से डी ब्रॉगली ने ये प्रूव कर दिया इक्वेशन से कि जो फोटोन है इट हैविंग द वेव लाइक प्रॉपर्टी एज वेल एज पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी। बट ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट्स या माइक्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस के लिए ही वैलिड है, इट इज़ नॉट वैलिड फॉर द मैक्रोस्कोपिक। ठीक है, अब इसी कंसेप्ट को कहीं ना कहीं ही यूज्ड इन द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप किस पे डिपेंड करता है, वेव लाइक फिनोमिना पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो आया उसमें इसी कंसेप्ट को क्या किया गया, यूज़ किया गया। फाइन, सो दिस इज द ड्यूल नेचर ऑफ मैटर। ड्यूल नेचर का मतलब है दो तरह का नेचर, कौन कौन सा, वेवलेंथ एंड पार्टिकल नेचर। ठीक, सो विद दिस आवर टॉपिक इज कंप्लीट। In tomorrow we will continue with the next topic. Okay, thank you.